हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सबसे पहले 2023 की आप सभी को शुभकामनाएं। और जैसा भी पिछला साल रहा है उसे भूल के हम आगे बढ़ेंगे और होप करेंगे कि ये वाला साल जो है वो हम सभी के लिए काफ़ी अच्छा बीते। और जिनके साथ भी दुर्घटनाएं हुई हैं, कुछ जैसे एग्ज़ाम कैंसिल होने की बातें चली हैं, तो उन सभी को एक ही बात कहूँगा मैं कि वो जो साल था वो बहुत ही वर्स्ट था। आप ऐसा सोच के चलिए कि वो आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट ईयर था, तो उससे वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता। अब जो होगा अच्छा होगा। तो आगे आज खबरें भी आई हैं, कुछ वनरोगा से रिलेटेड भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स है जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से, तो उसे हम देख लेंगे। तो पहली खबर जो है वो है उत्तराखंड के समूह भर्ती से रिलेटेड। तो समूह भर्ती के लिए अब संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी। तो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा सबसे पहले और फिर उसके बाद मेंस परीक्षा होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि प्री मेंस जैसा यूकेपीएससी कराता है वो होगा, बट यहाँ पे एक क्वालिफाइंग नेचर की होगी और उसमें जो फ़िल्टर आउट होंगे स्टूडेंट्स, तो उसे मेंस परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। और मेंस भी जो होगा वो अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव होगा। तो पढ़ लेते हैं खबर क्या है। समूह की भर्तियों के लिए यूके जो है अब संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होंगी। और इन परीक्षाओं में पास होने के बाद ही आवेदक जो होंगे मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। और जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा घपले के बाद ये विवाद में आया था, ये चर्चा में आया था ये मुद्दा। और अब पिछले विवादों को पीछे छोड़ते हुए आयोग जो कह रहा है कि साल 2023 में नई भर्ती की तैयारी कर रहा है। और आयोग पहले ही सेशन के पास भर्ती परीक्षा 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव भेज चुका है। और पहले समान योग्यता वाले पदों के लिए प्री और मेंस परीक्षा कराने की तैयारी थी। लेकिन देखिए, पहले प्री और मेंस की बात चल रही थी, लेकिन इसमें आयोग को ज़्यादा परीक्षाएं करानी पड़ रही थी, जिस पर परीक्षा खर्च कई गुना बढ़ रहा था। तो इन्हें परीक्षा ये देखिए, इन्हें परीक्षा खर्च की ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। इन्हें ज़्यादा महत्व इनका परीक्षा खर्च को लेके है, ना कि बच्चों के भविष्य को लेके। तो आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इसके बजाय अब आयोग प्री के तौर पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है। मुख्य परीक्षा पर फोकस होगा। आयोग को उम्मीद है कि संयुक्त पात्रता परीक्षा से मुख्य परीक्षा पर दबाव काफ़ी कम होगा और इस तरह कम अभ्यर्थी वाली जो मुख्य परीक्षा होगी उसकी निगरानी जो होगी बेहतर तरीके से हो सकेगी। साथ ही पेपर खरीद की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। और आयोग के अध्यक्ष जो हैं GS मर्तोलिया, उन्होंने बताया कि आयोग जनवरी में अपना जो है भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। तो जनवरी में यूके भी जारी कर देगा अपना भर्ती कैलेंडर और तब तक परीक्षा प्रणाली संबंधित बदलाव भी आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे। इसके बाद भविष्य की परीक्षा इसी प्रणाली की से आयोजित होगी। तो परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। और एक एक्स्ट्रा परीक्षा आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। आगे देख लेते हैं कि विधानसभा से निलंबित जो सचिव हैं मुकेश सिंघल जी, उन्हें 2 रैंक रिवर्ट कर दिया गया है, यानी 2 रैंक पीछे चले गए हैं वो। मुकेश सिंघल जी इनका नाम है। ये सचिव रैंक से वेतन ले रहे थे और अब ये जो हो गए संयुक्त सचिव रैंक पे आ गए हैं। और विधानसभा बैकडोर भर्ती का ये मामला था जिसमें ये चर्चाओं में आए थे। और सचिव सिंघल को पहले तो निलंबित करके गैरसैंण संबद्ध कर दिया गया था, तो सस्पेंड हो गए थे और गैरसैंण पहुंच गए थे। तो मामला क्या है, सिंघल जो है ये 2004 में शोध अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे और 2021 में इन्हें 5 प्रमोशन मिल चुके हैं। देखिए, 2021 तक इन्हें 5 प्रमोशन मिल चुके हैं, जबकि जो अन्य विभागों में कर्मचारी हैं इनके साथ के, उन्हें 30 साल की सेवा के बाद भी दूसरे प्रमोशन के लिए तरसना पड़ रहा है। तो उनका एक ही प्रमोशन हुआ है और इनके 5 प्रमोशन हो चुके हैं। तो देखिए क्या मतलब कैसी हेराफेरी है यहाँ पे। और हद तो तब कर दी गई जब वर्ष 2021 में उन्हें 2-2 प्रमोशन दे दिए गए।
सिंगल अभी बहाल नहीं हुए हैं। देखिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, तो अभी बहाल तो नहीं हुए। ऐसे में जब तक वे बहाल नहीं होते तब तक उन्हें आधा वेतन मिलता रहेगा। और विधानसभा के प्रभारी सचिव हेमपंत सिंघल ने इनके रिवर्ट करे जाने की पुष्टि कर दी है कि इन्हें 2 रैंक पीछे कर दिया गया है। अगला है कि स्वदेश दर्शन योजना जो है उसके लिए 140 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये परियोजना है। उत्तराखंड को स्वदेश दर्शन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। और इस बजट में पिथौरागढ़ और चंपावत के पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। देखिए चंपावत जो है वहाँ से सीएम इलेक्ट हुए थे, तो वहाँ पे तो होंगी ये परियोजनाएं। और पहले चरण में जो है 70 करोड़ से पिथौरागढ़ का काम होगा। यहाँ पे पिथौरागढ़ में देखिए आदि कैलाश है और गुंजी क्षेत्र जो है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। और बॉर्डर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा यहाँ पे। और खालिया टॉप है खालिया टॉप में स्कीइंग और पंचाचूली पीक और बिरथी वाटरफॉल ये जो हैं, और साथ ही साथ मुनस्यारी, मदकोट, जौलजीबी, पाताल भुवनेश्वरी ये जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें विकसित किया जाएगा। तो इको टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। और पिथौरागढ़ की तरह चंपावत में भी 70 करोड़ रुपए का बजट है, तो 70 करोड़ दोनों का बजट है। और यहाँ पे जो होगा कल्चर हेरिटेज टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पूर्णागिरी धाम है यहाँ पे, एबॉट माउंट है, और यहाँ पे नंदादूर सेंचुरी है। यहाँ पे ही अद्वैत आश्रम मायावती में पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही साथ क्या है कि ज़िले के चूका क्षेत्र में इको हेरिटेज, यहाँ पे देखिए इको हेरिटेज की बात की जा रही है, और एडवेंचर गतिविधियों को भी इस योजना के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो स्वदेश दर्शन योजना है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए। आगे है कि वाइब्रेंट विलेज योजना। तो ये जो वाइब्रेंट विलेज स्कीम है उसके तहत जो है प्रदेश के 4 गांव जो हैं गुंजी, नीति, मलारी और माणा, इनका चयन हुआ है। तो ये गांव के नाम इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। इन चारों वाइब्रेंट विलेज में पाउडर टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप ये सर्च करके बताएंगे कि पाउडर टूरिज़्म होता क्या है। और रिवर्स माइग्रेशन पर इस पे फोकस किया जाएगा कि जो लोग रोज़गार के लिए बाहर जा रहे हैं उन्हें वापस अपने क्षेत्र में खींचा जाए, यानी अपने स्टेट में वो काम करें। तो वो काम कैसे करेंगे, जब ये परियोजनाएं जो हैं अच्छे से काम करेंगी। अगला देख लेते हैं, बंदरगाह से रिलेटेड खबर आ गई है। लिखित परीक्षा में दोबारा पास हुए तो फिजिकल से छूट मिलेगी। तो यहाँ पे जो है चयनित अभ्यर्थी जो थे अभी तक के, उन्हें ऐसा बोला जा रहा है आयोग की तरफ से कि अगर आप दोबारा परीक्षा को पास कर लेते हैं, लिखित परीक्षा को, तो आपका फिज़िकल में पहले से आपको पास माना जाएगा, और बाकी लोग शायद परीक्षा जो फिज़िकल है वो देंगे ही। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है कि हम फिज़िकल दोबारा पास नहीं कर सकते जो चयनित अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे मुद्दा ये था कि टाइम इतना वेस्ट हो चुका है, टाइम का ही सारा खेल है यहाँ पे, और यही आयोग को समझना होगा। बाकी यहाँ पे कुछ खबर है उससे रिलेटेड, उसे पढ़ लेते हैं। तो उसमें थोड़ा सकारात्मक चीज़ें हैं, तो आई होप कि कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ से पढ़ लेते हैं खबर। नकल के आरोप में दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा को निरस्त करने के साथ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहली परीक्षा की मेरिट में शामिल युवाओं को बड़ी राहत दी है। तो ये राहत की क्या ही बात है इसमें। ऐसे युवा यदि दोबारा लिखित में पास होते हैं तो फिजिकल परीक्षा नहीं देनी होगी। और शुक्रवार को ही वन दरोगा संयुक्त स्नातक स्तरीय सचिवालय सुरक्षा भर्ती के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया था। और वन दरोगा के लिए पूर्व में फिजिकल परीक्षा भी हो चुकी है, जिसमें पुरुषों ने 25 किलोमीटर और महिलाओं ने 15 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी। तो पैदल चाल के नियम तय था, तो उसके तहत इन्होंने पूरा किया इसे। चयनित अभ्यर्थियों का विरोध इस बात को लेकर भी था कि शारीरिक परीक्षा पर कोई विवाद नहीं था, और इस बीच महिला अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है, इस कारण उनके लिए फिर उतना शारीरिक परिश्रम मुश्किल है। इस बीच स्नातक स्तरीय वीडियो के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी महिला अभ्यर्थियों को विशेष रियायत देने की मांग की, और इस पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। तो शनिवार को देहरादून में ये परेड ग्राउंड में प्रदर्शन कर रहे थे ये वन दरोगा के साथ। साथ ही वन दरोगा से रिलेटेड एक और खबर आई है कि ये जो वन मंत्री हैं उनसे मिले हैं वन दरोगा के छात्र जो हैं। खबर देख लेते हैं।
बंदरों का भर्ती परीक्षा रद्द होने से नाराज सफल अभ्यर्थी ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से यमुना कॉलोनी स्थित उनके आवास में मिलकर विरोध जताया। इस दौरान जो है उन्होंने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि चंद व्यक्तियों की गलती की सज़ा सरकार हज़ारों मेहनती अभ्यर्थियों को दे रही है। और वहीं शाम को अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड में कैंडल मार्च भी निकाला और परेड ग्राउंड में बेमियादी धरने पर बैठ गए। तो इसमें अभ्यर्थी प्रवीण कुमार, संदीप सिंह, जय कुमार ने कहा कि आयोग ने सबसे पहले वन दरोगा परीक्षा जो है वो 316 पदों के लिए 16 से 25 जुलाई के बीच यानी 2021 में ऑनलाइन परीक्षा कराई थी इसकी। और परीक्षा के बाद आयोग को कुछ छात्रों के परीक्षा परिणाम पर संदेह हुआ और आयोग ने अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणामों के प्राप्तांक का आकलन कर अपने स्तर से जांच कराई और प्राथमिक जांच में 8 परीक्षार्थियों को संदिग्ध पाया गया। उनकी जांच कराई गई, कुछ आरोपी भी पकड़े गए, फिर भी सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को गुनाहगार बना दिया है, तो जो न्याय संगत नहीं है। इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आश्वासन दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो अन्याय तो इतने अभ्यर्थियों के साथ हो चुका है, अब ये कैसा न्याय की बातें कर रहे हैं, तो इन्हें न्याय शब्द का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। आगे देख लेते हैं। वन दरोगा भर्ती रद्द होने के विरोध में अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। तो परेड ग्राउंड में बेमियादी धरने पर बैठे हैं अब ये अभ्यर्थी। आगे भी वन दरोगा से रिलेटेड एक और खबर आई है कि अगर परीक्षा जो होनी है ये दोबारा कराने की बात जो चल रही है, री एग्ज़ाम, वो मार्च में होगा। और आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में वन दरोगा भर्ती जो है उसके लिए अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं और वन दरोगा की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने पूर्व में परीक्षा दी थी। और आवेदन कर परीक्षा न देने वाले, मतलब जो एब्सेंट थे, वो अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा में नहीं बैठेंगे और ना ही नए अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। तो इसमें कौन कितने लोग बैठेंगे वो देख लेते हैं। वन दरोगा की जो लिखित परीक्षा थी उसमें 51,961 अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम लिखा था और जो आवेदन भले ही 83,000 के आसपास ने किया था, लेकिन जो लिखित परीक्षा अटेम्प्ट की थी वो 51,961 लोगों ने की थी। तो आप अपना कंपटीशन जान सकते हैं उस हिसाब से। और पीएम जो है पीएम स्वनिधि योजना, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इसमें क्या है, इसके तहत जो है शहरों में फर्ड ठेली लगाकर कारोबार करने वाले व्यापारियों को नगर निगम की ओर से बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है और नगर निगम में पंजीकृत व्यापारी ऋण के लिए नगर निगम जो है उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगली खबर है कि आंगनबाड़ी में छुट्टी के लिए डीएम अधिकृत। तो अभी तक क्या होता था, स्कूल में डीएम जो है वो घोषणा करते थे अगर कभी भी छुट्टी देनी होती थी। तो अब जो है कि उन्हें जिलाधिकारी जो है, डीएम जो है, उन्हें आंगनबाड़ी के लिए भी अलाउ कर दिया है, कि अधिकृत कर दिया है कि आप आंगनबाड़ी में भी छुट्टी कर सकते हैं। तो आंगनबाड़ी में आपको पता ही होगा 3 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो पंजीकृत होते हैं और उन्हें कुक्ड फूड वहाँ पे दिया जाता है। अगली खबर जो है वो स्वच्छता पुरस्कार से रिलेटेड है। प्रदेश सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक हासिल करने वाले निकायों को पुरस्कार राशि जो है वो दुगनी करने जा रही है और निकायों के साथ अब कैंट बोर्डों में भी इसका लाभ मिलेगा। और कूड़ा उठान, यहाँ पे पहले नीचे से बढ़ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से कर रही है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है ये चीज़। स्वच्छता सर्वेक्षण की प्रोत्साहन राशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया जा रहा है। और भारत सरकार की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत उत्तराखंड को करीब 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान मिल रहा है। पहले ये 100 करोड़ था, अब 200 करोड़ हो चुका है ये। और यहाँ पे देखिए एक अजीब सी चीज़ लिखी है कि कूड़ा उठान का काम हल्द्वानी की तर्ज पर महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने पर जोर दिया जाएगा। तो ये वीमेन एसएचजीज की ही बात क्यों की जा रही है यहाँ पे, मतलब कोई भी एसएचजी हो सकता था, तो इससे वीमेन का शोषण ना बढ़े, ऐसा मतलब हम
चाहते हैं कि मतलब विमेन को ही ऐसे कामों में क्यों धकेला जाए। तो फिर भी ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो आई होप कि यहाँ पे फोर्सफुली विमेन को ही नहीं भर्ती किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे काम करना चाहे वो करे। तो अगली खबर देख लेते हैं। 4 साल बाद सबसे कम बारिश यहाँ पे राज्य में जो हुई है, सबसे कम बारिश हुई है 4 साल में, और फसलों को नुकसान हुआ है उससे। अगली खबर है कि जो रोनाल्डो हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से संबंध रखते थे, इन्होंने संबंध समाप्त कर दिया है, और पिछले महीने ही इन्होंने ये अनुबंध समाप्त किया था। और अब जो है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सऊदी अरब की टीम से खेलेंगे। टीम नहीं, सऊदी अरब का एक फ़ुटबॉल क्लब है अल नासिर, तो उससे जुड़ गए हैं ये। और इसे मध्य पूर्व के फ़ुटबॉल में, यानी जो मिडिल ईस्ट का जो फ़ुटबॉल है उसके लिए बड़ी घटना माना जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट खबर है। तो रोनाल्डो सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं, यहाँ पे सऊदी अरब के जो क्लब है उनसे जुड़े हैं। तो वहाँ पे क्लब से जुड़ने के बाद क्या हुआ है कि इन्होंने 2.5 साल का करार कर लिया है उनसे, और 2.5 साल तक ये सऊदी अरब के लिए ही खेलेंगे। तो इसके साथ ही वह दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और यूरोप में कई साल तक खेलने के बाद अब वह एशियाई क्लब से खेलेंगे। तो ऐसा ना समझ लीजिए कि सऊदी अरेबिया की टीम से खेलेंगे। अगर कंट्री वाइज खेलना होगा तो ये पोर्चुगल से ही खेलेंगे, बट जब क्लब गेम्स होंगे तो वहाँ पे ये सऊदी अरब की तरफ से खेलेंगे। तो आगे है कि 100 दिन परिवार के साथ सीमा की सुरक्षा में तैनात जवान, तो परिवार के साथ रह सकेंगे 100 दिन। तो यहाँ पे जो अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में तैनात जो जवान हैं उन्हें कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ हेडक्वार्टर पर रहने का मौका मिलेगा। तो ये अच्छी खबर है थोड़ी। आगे है कि हिमवीर की उपाधि पद्मश्री और पद्म विभूषण से बड़ी। तो यहाँ पे जो बयान है वो अमित शाह जी का ही है। तो ऐसा नहीं है कि वो सच में बड़ी उपाधि हो गई है, बट मानसिक तौर पे हम मान सकते हैं कि हिमवीर की जो उपाधि है वो बड़ी है। तो हिमवीर होते कौन हैं कि जो आईटीबीपी के जवान होते हैं उन्हें लोग जो होते हैं वो हिमवीर कहते हैं। और ये हिमवीर क्यों कहा जाता है, क्योंकि -42 डिग्री सेल्सियस पे ये काम करते हैं। और आईटीबीपी और सीएपीएफ की सेवाओं की ये सराहना करते वक्त अमित शाह जी ने कहा है ऐसा। आगे है आसमान में छाएगा भारत और इसरो के चंद्रयान गगनयान की उड़ान संभव। तो इसरो के मिशंस यहाँ पे दिए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं यहाँ पे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। इसरो का जो सन पे मिशन है वो है आदित्य L1, और यहाँ पे चंद्रमा के लिए चंद्रयान 3, और पहली बार अपने बलबूते पर अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला जो है वो गगनयान मिशन है। तो आप तीनों के नाम याद रख सकते हैं। आगे है कि निजी क्षेत्र और स्टार्टअप में भी अंतरिक्ष में अपना नाम कमाने के लिए उत्साहित हैं। तो स्टार्टअप और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स वो उत्साहित हैं काफ़ी। और यहाँ पे लिखा है कि RLV-LEX जो है ये जो मिशन है इसमें ये भी एक मिशन का नाम है। तो इसमें पहली बार जो है रॉकेट रनवे लैंडिंग का परीक्षण होगा, और बार बार उपयोग हो सकने वाले रॉकेट तैयार करने के लिए यह परीक्षण 2023 की शुरुआत में ही कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में होगा। तो ये जो रीलॉन्चिंग रॉकेट है उसका परीक्षण होगा, रीयूजेबल रॉकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आदित्य L1 जो है वो देश का पहला पर्यवेक्षण श्रेणी का सूर्य मिशन है। तो आप याद रख सकते हैं यहाँ पे गगनयान की मिशन के बारे में बात की गई है कि इस मिशन के तहत 3 भारतीय धरती की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में 3 दिन के लिए जाएंगे, और इसके बाद सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा, और मिशन की वापसी समुद्र लैंडिंग से होगी। तो इसकी तैयारी चल रही है। आगे देख लेते हैं कैसे लगे बूस्टर डोज। प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन ही नहीं है, तो हमारे स्टेट में अब कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी कमी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, और हरियाणा व अन्य राज्यों से सरप्लस में मिली वैक्सीन जो है ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है तो उससे टीकाकरण अभी तक चल रहा था।
तो अगली खबर है वन दरोगा भर्ती से रिलेटेड ही है ये खबर। यहाँ पे अभ्यर्थियों ने वन मंत्री से गुहार लगाई है और उनका कहना है कि अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्ति पत्र देने की मांग की गई। और उधर अभ्यर्थियों ने कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह से भी मुलाकात की और सरकार के समक्ष मामला उठाने का आग्रह किया। आगे लिखा है कि अभ्यर्थी प्रवीण सवाल, गौरव सुनीत और अभिषेक सजवाण, ईशिता भट्ट, इन्होंने वन मंत्री को अवगत कराया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा भर्ती को रद्द किया है और रात दिन मेहनत करने के बाद ही मेरिट में आए हैं ये। और वन मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया कि सीएम से वार्ता करेंगे। वहीं भाजपा प्रवक्ता जो हैं रविंद्र जुगरान जी, उनका कहना है कि वन दरोगा भर्ती रद्द होने से प्रभावित अभ्यर्थियों से मिले थे वो, और उन्होंने भर्ती रद्द न करने के लिए तर्क बताए। तो अभ्यर्थियों ने ये तर्क बताए हैं कि क्या क्या मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए इनकी भर्ती रद्द, और आयोग को अभ्यर्थियों के सवालों को गंभीरता से देखना चाहिए और अभ्यर्थियों संग अन्याय ना हो, इसके लिए पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे पुनर्विचार होना चाहिए एक बार कि इस मामले में क्या हो सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। आगे है कि जो भर्तियाँ आई हैं अलग अलग जगह पे, उन्हें देख लेते हैं। जो रिक्त पद हैं, ICMR में 19 पद रिक्त हैं और इसका जो अंतिम तारीख है वो है 16 जनवरी अप्लाई करने के लिए। वहीं BECIL में भी 10 पद हैं, आप देख सकते हैं, और इसका आवेदन जो है आप 15 जनवरी तक कर सकते हैं। और RFCL में जो पद रिक्त हैं 247 हैं, उनमें आप 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आगे इम्पॉर्टेंट खबर है, ये एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि 13 ज़िलों में 13 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कौन कौन से चल रहे हैं वो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो 45 मिनट में पूरा होगा 45 मिनट में पूरा हो जाएगा हेमकुंड साहिब का सफ़र। तो चमोली में हेमकुंड साहिब से रिलेटेड काम चल रहा है, पढ़ लेते हैं। सिखों के पवित्र धर्मस्थल हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाया जा रहा है और ये रोपवे जो होगा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनेगा। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे है जिसकी लंबाई जो है 12.4 किलोमीटर है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 12.4 किलोमीटर जो है वो रोपवे बनाया जा रहा है। आगे लिखा है कि बद्रीनाथ आने वाले 60% अभ्यर्थी भी हेमकुंड साहिब पहुंच सकेंगे और रोपवे से हेमकुंड साहिब तक का सफ़र जो होगा वो 45 मिनट का होगा। इसमें 1100 रुपये आपको देने होंगे, तब आपको इसमें सफ़र करने का मौका मिलेगा। साथ ही ये जो योजना है मेनली जो चलाई गई है वो बुज़ुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को देखते हुए बनाई गई है, बट यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के लिए है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर चुके हैं, तो ये परियोजना शुरू हो चुकी है। अगली जो है वो उत्तरकाशी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टनल और चौड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री से रिलेटेड। तो पढ़ लेते हैं खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने से मंजूरी मिलने के बाद उत्तरकाशी से गंगोत्री तक हाईवे चौड़ीकरण का काम शुरू होगा और परियोजना की लागत जो है 1500 करोड़ है। हाईवे का जो ब्लैक टॉप है वो करीब 10 मीटर चौड़ा होगा, जो रोड की चौड़ाई है वो 10 मीटर होगी। दूसरी ओर जिले में यमुनोत्री हाईवे पर बन रही 4.5 किलोमीटर सिलक्यारा टनल, तो इस टनल का नाम आप याद रख सकते हैं, सिलक्यारा टनल नए साल में पूरी हो जाएगी और टनल निर्माण से धरासू से बड़कोट की दूरी जो है वो 28 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। तो अगला जो प्रोजेक्ट है वो नई टिहरी का है, न्यू टिहरी का, और यहाँ पे क्या है, गोवा की तर्ज पर टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ़ उठा सकेंगे जो लोग हैं। तो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की बात की जा रही है टिहरी झील में, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने की बात है इसे जो टिहरी झील को है। यहाँ पे क्या है, डोबरा चाटी है और तिवाड़ गांव है और पीपल डाली है। इसमें भी नए बोटिंग पॉइंट बनाए जाएंगे और
झील क्षेत्र के आसपास जो है 38 कार्यों को 6 क्लस्टरों में बांटा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 6 क्लस्टरों में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा है ये अलग से। जो भी ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ग्राफिक्स बने होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और रुद्रप्रयाग जो है वहाँ पे पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा? केदारनाथ पुनर्निर्माण का, यानी कि ये जो रिकन्स्ट्रक्शन होना था केदारनाथ का, तो उसे 2 चरणों में किया जा रहा है। तो दूसरा चरण जो है इसका वो 125 करोड़ रुपए का है। और दूसरे चरण में कार्य जो होंगे उसमें अस्पताल, पुलिस स्टेशन, तीर्थ पुरोहित के भवन, यात्रा कंट्रोल कमांड, ये सब शामिल होंगे। और इससे पहला जो चरण था उसमें क्या था कि शंकराचार्य जी की तपस्थली थी, योग ध्यान गुफा, और इसके समेत कई जो प्रोजेक्ट्स थे वो चल रहे थे। तो अगली खबर जो है, देखिए ये चीज़ याद रखिएगा आप, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, तो ये आप सभी को भले ही पता हो, बट ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। आगे है हरिद्वार की खबर। हरिद्वार में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे पॉट टैक्सी की बात चल रही थी। तो उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के ड्रीम प्रोजेक्ट पॉट टैक्सी है यहाँ पे, जो कि ज्वालापुर से भारत माता मंदिर तक चलेगी। 21 किलोमीटर ये होगा इसकी रास्ता, और इसमें 6 पॉट टैक्सी चलेंगी और एक टैक्सी में 6 सवारियाँ बैठेंगी। तो ये सवारियाँ भी याद रखिए आप, और ये पॉट टैक्सी कितनी चलेंगी वो भी याद रखिए, किस ज़िले में चलेंगी वो भी याद रखना है। आगे है कि ट्रैक के ऊपर ही 20 स्टेशन बनाए जाएंगे, और परियोजना जो होगी पीपीपी मोड में होगी, यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो वो पार्टनरशिप होती है उससे रिलेटेड है। और वहीं काशी कॉरिडोर की तर्ज पर जो है हर की पौड़ी कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। आगे जो है ये पौड़ी से रिलेटेड है। पौड़ी में खेल मैदान की में आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। तो शहीद जसवंत सिंह खेल मैदान जो है यहाँ पे 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैदान की नींव जो है अविभाजित उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा ने 1974 में रखी थी, और 2016-17 में इस खेल मैदान का नाम जो है वो शहीद जसवंत सिंह के नाम पर रख दिया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। आगे देख लेते हैं कि ये देहरादून से रिलेटेड खबर है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देहरादून हमारी कैपिटल है ही है, आप जानते हैं। तो 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा दिल्ली दून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उत्तराखंड की तस्वीर बदल देगा। तो इस कॉरिडोर की लंबाई जो है वो 210 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे है, और ये 2023 के दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इससे दिल्ली से दून का सफ़र जो है महज 2.5 घंटे का हो जाएगा। तो दिल्ली काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, रोज़गार देखने के लिए, तो उनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा ये। वहीं देहरादून से मसूरी रोपवे जो है, ये रोपवे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मात्र 10 से 12 मिनट में यहाँ से देहरादून से मसूरी जा सकेंगे। तो देहरादून में कहाँ से? ये पुरुकुल गांव है, और मसूरी में गांधी चौक बस स्टैंड है, वहाँ तक जो है 5.5 किलोमीटर लंबा रोपवे होगा, जो 10 से 12 मिनट में पहुँचा देगा। यहाँ पे लिखा है कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य है, और सभी 13 जिलों में ऐसे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो राज्य की तस्वीर बदल देंगे और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। तो आगे प्रोजेक्ट्स और हैं, उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। बागेश्वर में जो है वो कूड़े से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बन रहा है, जो मैनेजमेंट होता है कूड़ों का, उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाए जाएंगे नगर पालिका द्वारा, बागेश्वर की जो नगर पालिका है, और इस क्षेत्र में जो है कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या रही है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और चंपावत में जो है वो पूर्णागिरी पहाड़ी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे चंपावत ज़िले में पूर्णागिरी मंदिर है, ये याद रख सकते हैं आप एग्ज़ाम के लिए। मुख्य मंदिर की जो पहाड़ी है उसमें दरार आ चुकी थी, तो फरवरी तक वो दरार बढ़ जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और शिवालिक क्षेत्र में जो चट्टानें हैं वो स्लेटी बलुआ पत्थर हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है दरारों को भरने का, वो विश्व बैंक उसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो वर्ल्ड बैंक ने इसे फंड किया है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वो प्रोजेक्ट था। यहाँ पे अल्मोड़ा से खबर है कि अल्मोड़ा में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड है और वर्ष 2012 से 450 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन अब तक यह निर्माण पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए 2012 से 22 आ चुका है, 23 हो चुका है खैर आज तो अभी तक ये 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में इनसे एक कॉलेज नहीं बना है, मेडिकल कॉलेज। तो आप समझ सकते हैं अपने प्रदेश की हालत क्या है। यहाँ पे पिथौरागढ़ में क्या हो रहा है कि बेस अस्पताल बनाया जाएगा, मेडिकल और स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जाएगा। देख लेते हैं खबर क्या है कि 69 करोड़ की लागत से बेस अस्पताल का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा और इसका 98% कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। तो ये लगभग पूरा हो चुका है पिथौरागढ़ में। नैनीताल में जो है वो होगा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और नदी में जाएगा साफ पानी। तो यहाँ पे गौला नदी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है नैनीताल में। और गौला रेखड़ में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट 2023 में शुरू हो जाएगा और 28 MLD के प्लांट में सीवर के पानी को साफ कर गौला नदी में छोड़ा जाएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिले 2200 करोड़ रुपए से नगर निगम काम शुरू करेगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसे सपोर्ट कर रहा है, इसे फंड कर रहा है। और डेयरी प्लांट का भी यहाँ पे काम होगा लाल कुआं में। तो नए डेयरी प्लांट खोले जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, नैनीताल में। तो अगला प्रोजेक्ट जो है वो है उधम सिंह नगर से। यहाँ पे 500 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में बनेगा एम्स सैटेलाइट सेंटर, तो सैटेलाइट सेंटर बनने जा रहा है यहाँ पे। देखिए ऋषिकेश जो एम्स है वो तो ऋषिकेश यानी देहरादून ज़िले में आ जाएगा वहाँ पे। बट ये जो ये बन रहा है सैटेलाइट सेंटर जो है एम्स का, वो बन रहा है उधम सिंह नगर में। तो आप याद रख सकते हैं कि उधम सिंह नगर में है ये, ना कि ऋषिकेश में है। तो यहाँ पे खबर इम्पॉर्टेंट है कि ऋषिकेश स्थित जो एम्स है उसमें उसके सैटेलाइट सेंटर के रूप में यह स्वास्थ्य केंद्र कार्य करेगा। और एम्स की टीम ने किच्छा में राजस्व विभाग से 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और ज़िले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी चल रहा है। और इससे क्या होगा कि उधम सिंह नगर ज़िले में जो ज़िला है वो मेडिकल हब बन जाएगा। यहाँ पे किच्छा है, किच्छा में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और डॉक्टर धन सिंह रावत जो हैं स्वास्थ्य मंत्री हमारे, वो किच्छा में एम्स सैटेलाइट निर्माण का शिलान्यास करेंगे। तो आज की ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।